मैं 12 साल का था जब मेरी ज़िंदगी एक ही दिन में बदल गई थी। अब्बा ने अम्मा को तलाक दी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था, मगर अम्मा के आंसू और उनकी खामोशी आज भी मेरी आंखों के सामने ताज़ा है। वो बार बार मुझे सीने से लगाती, मेरे बालों को सहलाती और कहती, बेटा अच्छा इंसान बनना, किसी से नफ़रत मत करना। मैंने उनका दामन मजबूती से पकड़ लिया था, मगर वो मेरे हाथों से छूट गई और हमेशा के लिए चली गई। अब्बा ने मुझे अपने पास रख लिया था, मगर वो पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर हर वक्त गुस्सा रहता था। वो कम बोलते थे और ज़्यादातर खामोश रहते। मैं भी उनसे डरता था, इसलिए अपने दिल की कोई बात उनसे नहीं करता था। चंद ही हफ्ते गुजरे थे कि एक सुबह अब्बा को अचानक फालिज का शदीद हमला हुआ। महल्ले वालों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने जान तो बचा ली, मगर उनके जिस्म का एक हिस्सा बिल्कुल बेजान हो गया। अब्बा बिस्तर से लग गया और घर का सारा बोझ मेरे कमज़ोर कंधों पर आ गया। मैंने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। महल्ले के एक आदमी ने मुझे एक वर्कशॉप पर काम दिलवा दिया, जहाँ सुबह से शाम तक मैं गाड़ियाँ धोता। मेरे हाथ हर वक्त साबुन और गरीज से भरे रहते। सर्दियों में बर्फ़ जैसे ठंडे पानी से गाड़ियाँ धोते हुए उंगलियाँ सुन हो जाती, मगर मैं दांत भींच कर काम करता रहता, क्योंकि अगर मैं एक दिन भी काम ना करता तो रात को हमारे घर में चूल्हा ना जलता। वर्कशॉप का मालिक सख्त मिजाज ज़रूर था, मगर दिल का बुरा नहीं था। वो कभी कभी मेरे लिए खाना भी मंगवा देता और कहता, बेटा हिम्मत ना हारना, एक दिन ज़रूर अच्छा वक्त आएगा। मैं सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि मुझे अच्छे वक्त पर यकीन ही नहीं रहा था। मेरी सारी दुनिया एक छोटे से टूटे हुए घर तक महदूद थी, जहाँ एक बीमार बाप मेरा इंतज़ार करता था। मैं हर शाम दवाई लेकर आता, उन्हें खाना खिलाता, पानी पिलाता और फिर रात गए तक उनके पास बैठा रहता। वो बोल नहीं सकते थे, मगर उनकी आंखें जैसे मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती थी। कई मरतबा मैंने उनसे अम्मा के बारे में पूछा, मगर उनकी आंखों से सिर्फ आंसू बहने लगते और वो चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेते। मैं समझ जाता कि शायद उन्हें अपने किए पर अफसोस है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। एक रात वर्कशॉप पर बहुत ज़्यादा काम था। शहर से बाहर जाने वाली गाड़ियों की धुलाई हो रही थी, इसलिए मुझे मामूल से ज़्यादा देर हो गई। जब मैं थका हारा घर पहुंचा तो दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं अंदर दाखिल हुआ तो घर में अजीब सी खामोशी थी। मैंने आवाज़ दी, अब्बा, मगर कोई जवाब ना आया। मैं दौड़ कर अंदर वाले कमरे में गया तो देखा अब्बा बिस्तर पर बिल्कुल साकित पड़े थे। उनकी आंखें बंद थीं और हाथ सीने पर रखे हुए थे। मैंने उन्हें हिलाया, उनका हाथ पकड़ा, मगर वो हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा था। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मोहल्ले वाले मेरी आवाज़ सुनकर जमा हो गए। किसी ने डॉक्टर को बुलाया, मगर डॉक्टर ने आते ही अफसोस से सर हिला दिया और कहा, तुम्हारे अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं बिल्कुल अकेला रह गया था, ना अम्मा मेरे साथ थी ना अब्बा। मैं अब्बा के सीने पर सर रख कर रोता रहा। फिर जाने क्यों मेरी नज़र उनकी पुरानी वास्कट पर पड़ी, जो हमेशा बिस्तर के करीब लटकी रहती थी। मैंने वो वास्कट उठाई और उसे सीने से लगा लिया। इसमें अभी अब्बा की खुशबू मौजूद थी। मैं बेख्तियार होने लगा। अचानक मेरी उंगली वास्कट के अंदरूनी कोने से टकराई। वहाँ कुछ सख्त सा महसूस हुआ। पहले तो मैंने सोचा शायद कपड़ा मोटा होगा, मगर जब गौर से देखा तो वहाँ निहायत सफाई से टांका लगा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर अंदर को छुपा रखा हो। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। मैंने सुई धागा तलाश किया, फिर एहतियात से वो टांका खोलना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद अंदर से एक पुरानी सी तस्वीर और तह किया हुआ कागज़ निकला। कागज़ पर सिर्फ एक पत्ता लिखा था, जबकि तस्वीर में खूबसूरत खातून खड़ी थी। उनके साथ तकरीबन मेरी उम्र का एक छोटा सा बच्चा भी था। तस्वीर के पीछे सिर्फ दो लफ्ज़ लिखे हुए थे, मेरी अमानत। मेरी समझ में कुछ ना आया, ये औरत कौन थी और ये बच्चा कौन था, और अब्बा ने ये सब मुझसे क्यों छुपा रखा था। पूरी रात मेरी आंखों में घुसी। सुबह होते ही मैं वो तस्वीर और पता अपनी जेब में डालकर वर्कशॉप पहुंच गया। काम करते हुए भी मेरा ध्यान बार बार इसी तस्वीर की तरफ जाता रहा। आखिर हिम्मत करके मैंने वो तस्वीर वर्कशॉप के मालिक को दिखाई। जैसे उसकी नज़र तस्वीर पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, उसके हाथ कांपने लगे। उसने फ़ौरन वर्कशॉप का दरवाज़ा बंद किया और मुझे एक तरफ ले जाकर धीमी आवाज़ में पूछा, बेटा ये तस्वीर तुम्हें कहाँ से मिली है। मैंने सारी बात सुना दी। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसने फ़ौरन अपना मोबाइल निकाला, किसी को फ़ोन किया और सिर्फ इतना कहा, वो लड़का मिल गया है। हाँ वही, जिसकी बरसों से तलाश थी, जल्दी पहुँचो। उसकी आवाज़ में ऐसी घबराहट थी कि मेरा दिल मज़ीद खौफज़दा हो गया। मैं कुछ पूछने ही वाला था कि वर्कशॉप के बाहर अचानक एक के बाद एक कीमती स्याह गाड़ियाँ आकर रुकने लगी और चंद लम्हों में पूरा इलाका हैरत से उन्हें देखने लगा। वर्कशॉप के बाहर खड़ी कीमती गाड़ियों को देखकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक साथ इतनी बड़ी गाड़ियाँ कभी नहीं देखी थी। हर गाड़ी के साथ वर्दी में मलबूस मुहाफ़िज़ खड़े थे। उनके हाथों में जदीद हथियार थे और उनके चेहरों पर सख्ती साफ नज़र आ रही थी। वर्कशॉप का मालिक फ़ौरन सीधा खड़ा हो गया, जैसे वो उन लोगों को अच्छी तरह जानता हो।
चंद लम्हों बाद दरमियान वाली गाड़ी का दरवाज़ा खुला। उस सफ़ेद बालों वाला एक बावकार शख्स बाहर निकला। उसने महंगा सूट पहन रखा था, मगर उसकी नज़रें सिर्फ मुझ पर जमी हुई थीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और मेरे सामने आकर रुक गया। कुछ लम्हे तक वो खामोशी से मेरे चेहरे को देखता रहा। फिर उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसने कांपते हाथों से मेरी पेशानी को छुआ और आहिस्ता से बोला, बिल्कुल वैसा ही चेहरा जैसा बरसों पहले था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं एक कदम पीछे हट गया और घबरा कर पूछा, आप लोग कौन हैं और मुझे क्यों देख रहे हैं? उस शख्स ने फ़ौरन कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वर्कशॉप के मालिक की तरफ देखा। उसने एहतराम से सर झुका दिया और बोला, सर यही वो लड़का है, तस्वीर भी इसी के पास थी। बूढ़े शख्स ने गहरा सांस लिया, फिर जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। जब उसने वो तस्वीर मेरी तस्वीर के साथ रखी तो दोनों एक जैसी थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक नई थी और दूसरी वक्त गुजरने से जर्द हो चुकी थी। उसने मुझसे पूछा, ये तस्वीर तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने बताया कि अब्बा की वास्कट के अंदर से मिली है। ये सुनते ही वो शख्स चंद लम्हे के लिए खामोश हो गया। फिर उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे बरसों का बोझ उसके दिल से उतर रहा हो। उसने कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, बहुत से सवालों के जवाब वहाँ मिलेंगे। मैंने फ़ौरन इनकार कर दिया, मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जा सकता। ये सुनकर उस शख्स ने नरमी से कहा, बेटा तुम फिक्र ना करो, आज अगर तुम हमारे साथ ना गए तो शायद ज़िंदगी भर सच्चाई से महरूम रह जाओगे। उसकी बातों में ऐसी संजीदगी थी कि मैं खामोश हो गया। वर्कशॉप के मालिक ने भी मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा इन लोगों के साथ चले जाओ, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने हिचकिचाते हुए हाँ कर दी। मैं पहली बार ऐसी कीमती गाड़ी में बैठा था। नरम नशिस्तें, ठंडी हवा और एक खामोश माहौल मुझे और ज़्यादा बेचैन कर रहा था। गाड़ी शहर से निकल कर एक बड़े इलाके में दाखिल हुई, जहाँ ऊंची दीवारों वाली शानदार कोठियाँ थीं। आखिर एक बहुत बड़े महल नुमा घर के सामने गाड़ी रुकी। दरवाज़ा खुला तो दर्जनों मुलाजिम कतार बनाकर खड़े हुए थे, जैसे किसी खास मेहमान का इंतज़ार कर रहे हों। मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो सब मुझे देखकर एहतराम से सर झुका रहे थे। मुझे एक बड़े हाल में ले जाया गया, जहाँ दीवारों पर कीमती तस्वीरें लगी थीं और हर चीज़ किसी फिल्म की तरह लग रही थी। चंद लम्हों बाद सीढ़ियों से एक उम्र रसीदा खातून नीचे उतरी। उनकी नज़रें जैसे ही मुझ पर पड़ी, उनके हाथ से छड़ी गिर गई। वो तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ी और मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लेकर रोने लगी। वो बार बार कह रही थी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, आखिर तुम मिल ही गए। मैं घबरा कर पीछे हट गया। मैंने कहा, आप गलती कर रही हैं, मैं आपको नहीं जानता। खातून ने रोते हुए अपने गले से एक लाकट उतारा। इसमें एक नन्हे बच्चे की तस्वीर थी। जब उन्होंने वो तस्वीर मेरे सामने की तो मैं हैरान रह गया। वो तस्वीर मेरी बचपन की तस्वीर थी, या कम से कम बिल्कुल वैसी ही दिखाई दे रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, आखिर ये सब क्या हो रहा था। इसी दौरान वो बूढ़ा शख्स मेरे पास आया और बोला, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सब कुछ बताया जाए। उसने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया, बरसों पहले इस ख़ानदान पर बहुत बड़ा बहरान आया था। हमारे दुश्मन हमारी जायदाद और कारोबार पर कब्ज़ा करना चाहते थे। उस वक्त ख़ानदान के सबसे छोटे वारिस को कत्ल करने की धमकियाँ मिली थी, इसलिए काबिल एतमाद शख्स को वो बचा दे दिया गया, ताकि वो कुछ अर्सा उसे अपने पास महफूज रखे। हालात बेहतर होने के बाद उसे वापस लाया जाए, मगर फिर वो शख्स अचानक गायब हो गया। हमने बरसों तलाश की, मगर ना वो मिला ना बच्चा। मैं हैरत से उनकी बातें सुनता रहा। फिर मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? उस शख्स ने मेरी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, वो बच्चा तुम थे। मेरे कदम लड़खड़ा गया। मैंने फ़ौरन इनकार किया, नहीं ये झूठ है। मेरे अब्बा एक गरीब आदमी थे, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। आप लोग शायद किसी और को तलाश कर रहे हैं। मगर इस शख्स ने जेब से एक और तस्वीर निकाली। इसमें मेरे अब्बा एक नौजवान आदमी के साथ खड़े थे, और वो नौजवान यही बूढ़ा शख्स था। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि तस्वीर में अब्बा मुस्कुरा रहे थे, जबकि मैंने उन्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। बूढ़े शख्स ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे वालिद ने अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें बचाया था, मगर फिर किसी वजह से उन्होंने तुम्हें वापस नहीं किया। हमने उन्हें कभी गद्दार नहीं समझा, क्योंकि हमें यकीन था इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए असल हकीकत सिर्फ उनकी छोड़ी हुई अमानत नहीं हमें बताई है। मेरे जहन में तूफ़ान बरपा था। अगर ये सब सच था तो मेरी अम्मा कौन थी? वो औरत कौन थी जिसने मुझे पाला और जिसे अब्बा ने तलाक दी थी? और तस्वीर वाली खातून कौन थी? इन्हीं सवालों के साथ मैंने बेख्तियार पूछा, अगर मैं वाकई आपका खोया हुआ बच्चा हूँ तो फिर मेरी अम्मा कहाँ पर है? मेरा सवाल सुनते ही हाल में एक अजीब खामोशी छा गई। उस सामने खड़ी उम्र रसीदा खातून दोबारा ज़ारो कतार होने लगी, जबकि बूढ़े शख्स ने आहिस्ता से नज़रें झुका लीं, जैसे अगला सच पहले से भी ज़्यादा दर्दनाक होने वाला था। मेरे सवाल के बाद पूरा हाल खामोश हो गया। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, मगर किसी में भी सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। आखिर वो बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आए और बोले, बेटा तुम्हें मजबूत बनना होगा,
क्योंकि जो हकीकत तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे सिर्फ इतना बता दें, मेरी अम्मा कहाँ है? वो ज़िंदा भी हैं या नहीं? मेरी आवाज़ सुनकर वो बुज़ुर्ग भी आबदीदा हो गया। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और सामने खड़ी उम्र रसीदा खातून की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारी हकीकी माँ है। ये सुनते ही मेरी सांस जैसे रुक गई। मैं हैरत से कभी उन खातून को देखता और कभी उन बुज़ुर्ग को। मुझे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने बेख्तियार कहा, नहीं, मेरी अम्मा तो वो थीं जिन्होंने मुझे बचपन से पाला, जिन्हें अब्बा ने तलाक दी थी। फिर ये सब क्या है? आखिर सच क्या है? उम्र सीदा खातून मेरे करीब आई। उनकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। उन्होंने मेरे चेहरे को हाथों में लिया और कहा, बेटा, तुम्हें मैंने जन्म दिया था, मगर तुम्हें पालने का शर्फ एक और औरत को मिला, क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में थी। तुम्हारे वालिद ने तुम्हें बचाने के लिए एक ऐसा फैसला किया जिसने हम सब की ज़िंदगियाँ बदल दी। मैंने बेचैनी से पूछा, फिर वो औरत कौन थी जिन्हें मैं अम्मा कहता था? बुजुर्ग ने जवाब दिया, वो तुम्हारे वालिद के एक वफ़ादार दोस्त की बेवा थी। तुम्हारे वालिद ने उनसे दरख्वास्त की कि कुछ अर्सा के लिए तुम्हें अपनी औलाद बना कर रखें। जब हालात ठीक होंगे तो वो तुम्हें वापस ले जाएंगे। मगर किस्मत ने साथ ना दिया। दुश्मन मुसलसल तुम्हारी तलाश में रहे, इसलिए तुम्हारे वालिद ने सारी ज़िंदगी खामोश रहने का फ़ैसला किया। यहाँ तक कि उन्होंने इस राज को अपनी वास्केट में छुपा दिया, ताकि अगर कभी वो ना रहें तो तुम सच तक पहुँच सको। अब मुझे अपने अब्बा की हर खामोशी याद आने लगी। वो जब कभी मुझे देखते थे तो उनकी आंखें भर आती थीं, मगर वो कहते कुछ नहीं थे। मैं हमेशा समझता था कि शायद वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मगर आज मालूम हुआ कि वो तो मेरी हिफाजत के लिए अपनी ख्वाहिशात भी कुर्बान कर चुके थे। मैंने फ़ौरन पूछा, मेरी वो अम्मा कहाँ हैं जिन्होंने मुझे पाला? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उमर रसीदा खातून ने आहिस्ता से कहा, वो ज़िंदा हैं और आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। हमने कई साल उन्हें तलाश किया, मगर कामयाबी ना मिली। चंद दिन पहले ही उनका पता मिला है। ये सुनते ही मैं एक लम्हा भी ना रुका। हम सब फ़ौरन गाड़ियों में बैठकर उस पते की तरफ रवाना हो गए। कई कई घंटे सफ़र के बाद हम एक छोटे से गांव पहुंचे। वहाँ एक सादा सा 2 कमरों का घर था। मैं दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। एक कमज़ोर सी औरत जहाँ नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। उन्होंने जैसे ही मेरी आहट सुनी, सर उठाया। चंद लम्हे मुझे देखती रहीं, फिर उनके होंठ कांपने लगे। मैं चीख कर बोला, अम्मा। वो तेज़ी से उठी और मुझे सीने से लगा लिया। हम दोनों बेख्तियार होने लगे। वो मेरे बाल चूमती जाती और कहती जाती, मेरा बेटा, मुझे यकीन था एक दिन तुम ज़रूर वापस आओगे। मैंने रोते हुए कहा, अम्मा, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपको ढूंढ नहीं सका। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखकर कहा, नहीं बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हारे अब्बा ने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए कुर्बान कर दी। इतने में मेरी हकीकी माँ भी अंदर आई। दोनों औरतें एक दूसरे के सामने खामोश खड़ी रहीं। फिर अचानक मेरी परवरिश करने वाली माँ ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया और कहा, आज मैं अपनी अमानत इस असल माँ को वापस कर रही हूँ, मगर ये हमेशा मेरा बेटा भी रहेगा। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। मैं दोनों माँओं के कदमों में बैठ गया और कहा, आज से मेरी 2 माएँ हैं। एक ने मुझे जन्म दिया और दूसरी ने मुझे मोहब्बत से बड़ा किया। मैं दोनों की खिदमत करूँगा। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।